हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका मिड टर्म एग्जाम। तो क्लास 12 का मैथ्स का 25 सितंबर का ये पेपर है, तो इसके सोल्यूशन करेंगे हम। तो कमेंट करके बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम 24-25 क्लास 12 मैथ्स का। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, डिटेल सोल्यूशन होगा, कंसेप्ट के साथ होगा। तो चलिए, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में भी हेल्प करेगा। तो इसका सेक्शन ए देखेंगे सबसे पहले हम। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक फंक्शन है जो आर से ए पे, आर का मतलब समझ गए, रियल से किसी ए पे जा रहा है। यानी कि रियल क्या है, उसका डोमेन है, और ए क्या है, उसका कोडोमेन है ना। तो फंक्शन क्या होता है, डोमेन से कोडोमेन पे तो जाता है ना। तो अब आपको फंक्शन दे दिया x² - 4x + 6, और बोला ये फंक्शन ऑन टू है। अब ये ऑन टू होने के लिए एक क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का मतलब समझते हो आप, क्या होता है ऑन टू फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, ऑन टू होने के लिए कोई भी फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ डोमेन है, डोमेन कैसा है इसका, रियल, और रियल से ये ए पे जा रहा है, और एक एक ए अगर ए पे जा रहा है तो ए क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए ना। तो एक्चुअल में मुझे ए पूछा है, यानी कोडोमेन पूछा है क्वेश्चन में, हमें क्या पूछा गया है, कोडोमेन पूछा गया है। तो ए का मतलब कोडोमेन से है, ये डोमेन होता है, डोमेन से कोडोमेन पे। फंक्शन कहाँ से कहाँ पे जाता है, डोमेन से कोडोमेन, है ना। ये ऐसी तो पेयरिंग होती है, डोमेन से कोडोमेन। तो ए पूछा यानी कोडोमेन पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे रेंज क्या हो गई, कोडोमेन के इक्वल, क्योंकि ऑन टू है, क्वेश्चन में बोल रखा है। अब आपको क्वाड्रेटिक के रेंज निकालने आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखेंगे। तो आपको क्या करना होता है, ये जो भी क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना होता है। तो कैसे करोगे, देखो ये 6 है ना, अगर मैं इसे ब्रेक कर दूँ 4 और 2 में, तो इससे क्या होगा, ये 4x² - 4x + 4, यहाँ तक तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, यानी ये x - 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ से यहाँ तक 6 को ब्रेक किया मैंने, ऐसे ब्रेक किया कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ये x - 2 का होल स्क्वायर, एंड ये एक्स्ट्रा 2 एज इट इज़। तो जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक में रेंज पूछी जाती है तो ऐसे ही करना होता है। अब आपको, अगर ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स रेंज को तो कहते हैं, एफ एक्स किसे कहते हैं, रेंज को कहते हैं। अगर रेंज मिल गई तो कोडोमेन भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑन टू में रेंज ही कोडोमेन होता है। तो रेंज आपको देखो कैसे निकालोगे, अगर मेरे को मिनिमम एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब आएगी, जब ये पूरा ये जो ये पूरा x - 2 जीरो बन जाएगा। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, क्योंकि जीरो स्क्वायर है ना, स्क्वायर तभी जीरो होगा। स्क्वायर मतलब स्क्वायर में एक्स की वैल्यू क्या रखिए कि ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाए। अगर मैं एक्स की वैल्यू देखो नेगेटिव भी रखूंगी ना, क्योंकि एक्स तो मेरा रियल है, तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो अगर मैं एक्स नेगेटिव भी लेती हूँ, मान लो -1 लेती हूँ, तो -1 - 2 -3 -3 का स्क्वायर जीरो तो नहीं होगा। चाहे आप एक्स को पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, क्योंकि एक्स तो मेरा रियल है। तो रियल में तो नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब कुछ आते हैं। तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे ना, तो ये x - 2 जीरो नहीं हो पाएगा। तो अगर इसे ज़ीरो करना है तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी ना। तो जब मैं x2 लूँगी तभी तो ये x - 2 मेरा ज़ीरो बनेगा। तो x2 पे ये 2 - 2 ज़ीरो, तो ये चीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो ये यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की, 2 तो आएगी है ना। तो यानी कि मिनिमम फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे मिनिमम आ जाएगी, क्योंकि x = 2 रखते ही ये जीरो बन जाएगा, और किसी भी x की वैल्यू पे ये जीरो नहीं बनता है। तो x = 2 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, यानी मिनिमम एफ एक्स देगा। मिनिमम एफ एक्स कितना आ जाएगा, 2, और मिनिमम एफ एक्स तो क्या है, मिनिमम रेंज है ना।
और मैक्सिमम देखो, क्योंकि x तो इनफाइनाइट तक है, प्लस इनफाइनाइट तक है या माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस प्लस कुछ भी रखोगे ये स्क्वायर तो ये पॉजिटिव ही देगा। तो अगर मैं इनफाइनाइट तक ले जाती हूँ तो इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट में 2 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा आपको। तो मैक्सिमम कितना होगा इसका, इनफाइनाइट होगा। तो यानी एफ को तो रेंज कहते हैं, तो मिनिमम कितना आएगा 2 और मैक्सिमम कितना आएगा इनफाइनाइट। तो रेंज क्या आ गई आपकी 2 देखो इसमें 2 तो आएगा ना आंसर, 2 तो आएगा जब ये 0 होगा। तो 2 से लेके ये इनफाइनाइट तक होगा। और 2 आपका कैसे ब्रैकेट में आएगा, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है। 2 से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ सकता है रेंज में। और रेंज ही कोडोमेन है, क्योंकि ऑन टू बनाना है तो कोडोमेन का ही नाम तो ए होता है, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पे जा रहा था, रियल से ए पर जा रहा था। रियल क्या है मेरा, डोमेन, और ए क्या है मेरा, कोडोमेन, है ना, कोडोमेन। तो ए पूछा था आपसे, ए का मतलब कोडोमेन, और कोडोमेन का मतलब यहाँ रेंज से, क्यों, क्योंकि ऑन टू है। कोडोमेन और रेंज ऑन टू में क्या होती है, सेम ही होती है। तो आपको रेंज निकालनी थी इनडायरेक्ट वे में इस क्वेश्चन की। तो रेंज निकालने के लिए मेरे को एक्स दिया था रियल, तो रियल का मतलब मेरे को एक्स रियल कोई भी वैल्यू, बट मुझे मिनिमम चाहिए था रेंज, तो ये मेरे को 0 बनाना था, इसलिए 2 मिनिमम और इनफाइनाइट मैक्सिमम। तो रेंज ही मेरा कोडोमेन है, यानी कोडोमेन ए पूछा था आपसे 2 से इनफाइनाइट। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा, और ज़्यादातर बच्चे 2 से इनफाइनाइट तो लिख के आए होंगे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है, 2 टू इनफाइनाइट। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ को फाइंड करना था आपको। तो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस हाफ को पहले आप सॉल्व करना, तो आपको आता ही होगा सेकंड चैप्टर। और फिर मेरे को जब साइन इनवर्स माइनस हाफ मिल जाएगा, फिर मैं π/3 के साथ उसे ऐड करूँगी, और फिर साइन जो भी आएगा उसकी वैल्यू निकालनी थी। कमेंट करके बताओ कितना आंसर आया आपका, बाकी से निकाल के मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो आपको इसे सॉल्व करना सेकंड चैप्टर में आता होगा। साइन इनवर्स माइनस आपको हाफ को आप एक्स मानते हो, फिर ये साइन इनवर्स को आप इधर भेजते हो, तो ये साइन इनवर्स से साइन बन जाता है, साइन एक्स हो जाता है। और फिर ये माइनस हाफ, हाफ कब होता है π/6 में, साइन की ये साइन एक्स है तो ये साइन है, तो यहाँ भी साइन बदलो, तो हाफ कब होता है, साइन π/6 में, और साथ में यहाँ माइनस भी है। अब ये माइनस, अगर ये माइनस को मैं π/6 में भेज दूँ तो देखो माइनस π/6, क्योंकि जो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से लेके कहाँ तक होती है, π/2 तक, यही तो होती है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। तो इस पे लाई कर रहा है ना, अगर ये इस पे लाई कर रहा है यानी ये इसका आंसर है। अदरवाइज अगर ये लाई नहीं करता तो इसका नेगेटिव π/6 ना आके फिर हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि किस पे ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच पे आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये -π/6 मेरा, ये माइनस मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, तो ये -π/6 अपनी प्रिंसिपल ब्रांच पे आता है, इसलिए ये आंसर -π/6 है। हाँ, अगर ये कॉस होता तो फिर ये -π/6 की जगह फिर ये माइनस देखते कॉस कहाँ कहाँ पे किस किस क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है, तब आपको करना पड़ता, क्योंकि कॉस का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 to π। तो कॉस के केस में ये माइनस का थोड़ा सा अलग मैटर होता है, ये आपने सेकंड चैप्टर में भी किया होगा। फिलहाल तो मैं इसमें आंसर बता रही हूँ, तो क्योंकि -π/6 अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, यानी कि साइन इनवर्स माइनस हाफ को मैंने सॉल्व किया, तो वही तो एक्स था ना, एक्स कितना आ गया -π/6। तो यानी कि मेरा इस पूरे का वैल्यू मैंने सॉल्व करके साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू मैंने निकाली, तो वो मेरी -π/6 आ गई। वो मैं ऐसे भी कर सकती थी कि साइन इनवर्स को ऐसे ही रखा, और माइनस हाफ को क्या लिख सकती हूँ, साइन की टर्म में। हाफ कब होता है, साइन π/6 में, है ना। तो मैंने हाफ को साइन π/6 और ये नेगेटिव लगा दिया। अब ये साइन इनवर्स से साइन कट जाता है और ये आ जाता है। अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो लॉन्ग मेथड तो यही होता है जो आपने सेकंड चैप्टर में किया हुआ है। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर ये मेरा सॉल्व करके -π/6 आ रहा है, और फिर π/3 के साथ इसे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना तो आता ही है, एलसीएम लो, फिर 3 2 जा तो 2π और 6 1 जा 1π। 2π - π/6 कितना होता है, π/6, और साइन π/6 की वैल्यू तो हाफ होती है। साइन π/6 का मतलब साइन 30 कितना होता है, हाफ। ऑप्शन ए इसका आंसर है सेकंड का। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया सेकंड का, उनका ठीक है आंसर, हाफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन कॉस इनवर्स कॉस 7π/3 किसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले कॉस 7π/3 को देखो, 7π कॉस के साथ देखो, कॉस इनवर्स से अगर मैं कॉस, आपको पता है कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है, बट 7π/3 जो बचेगा ना वो इसकी ना प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, कॉस के लिए प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई होती है। तो 7π/3 तो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो तो बहुत 0 से पाई का मतलब 0 से 180, तो ये 7π/3 तो बड़ा है इससे, तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती डायरेक्ट, जैसे यहाँ तो मैंने कर दिया था कि ये साइन -π/6 साइन इनवर्स से साइन काट दिया था, क्योंकि -π/6 प्रिंसिपल ब्रांच में आता था। बट यहाँ पे अगर ऐसा करती हूँ, कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल नहीं करके दिखाते, बट हमें पता होता है कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो जाता है, बट ये जो बचेगा ना ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ ही नहीं रहा, तो फिर मेरे को क्वाड्रेंट के रूल लगाने पड़ेंगे। तो पहले 7π/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, ये कैसे आता है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2π + π/3। अब 2π + थीटा 2π यहाँ पे होता है, और प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, 2π में कुछ प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, अब ये क्योंकि 2π की लाइन पे है तो आपको क्वाड्रेंट के रूल तो आते ही होंगे, 2π की लाइन पे कॉस तो कॉस ही रहता है, और थीटा क्या है π/3, और ये पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। अब आप कॉस इनवर्स से कॉस काट सकते हो, क्योंकि π/3 अब अपनी प्रिंसिपल ब्रांच जो उसकी होती है 0 से पाई उस पर लाई करेगा, तो अब ये इससे कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करके नहीं दिखाते, बट अभी क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो बचता ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता, तो मैंने इसे थोड़ा सा सॉल्व किया और फिर क्वाड्रेंट में देखा कि 2π + थीटा कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये जो आंसर आएगा कॉस थीटा वो प्लस में आएगा। फिर अब ये इससे कटेगा, क्योंकि π/3 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। उसके बाद यानी ये π/3 ही बचेगा, ये तो कट गया ना, तो ये साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की √3/2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आई होप सबका आंसर √3/2 ही आया हो, कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को सेंड कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम अ सेट P कंटेनिंग 4 एलिमेंट टू अ सेट Q कंटेनिंग 2 एलिमेंट इज। यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑनटू फंक्शंस पूछे गए आपसे, सेट P के अंदर 4 एलिमेंट है, सेट Q के अंदर 2 एलिमेंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑनटू फंक्शंस की ट्रिक होती है, बट मैं फिलहाल इसको आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट के साथ बता देती हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको बोला है कि एक फंक्शन है जो P से Q पे है, फंक्शन किस पे, P से Q पे है, P से Q पे यानी P पे डोमेन है और Q पे इसका कोडोमेन मिलेगा आपको। फंक्शन का मतलब समझते हो, जब फंक्शन इससे इस पे है यानी ये डोमेन और ये कोडोमेन है, तो डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट है, 4, और कोडोमेन के अंदर कितने आ रहे हैं, 2। ठीक है, तो अब देखो आपको पूछे कितने ऑनटू फंक्शंस बनेंगे, तो इसको मैं जरा थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। तो देखो अगर मेरे पास P के अंदर 4 एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 है, और Q के अंदर मान लो X और Y 2 ही एलिमेंट है ना, अगर ये ऐसा है तो ऑनटू फंक्शंस के लिए क्या होता है, ऑनटू का मतलब समझते हो, ऑनटू का मतलब होता है कि ऑनटू में रेंज जो Q होगा ना पूरा कोडोमेन वो पूरा कवर होना चाहिए, वो मतलब बचना नहीं चाहिए उसका कोई भी, यानी उसकी जो रेंज आती है वो कोडोमेन बनना चाहिए, यानी कि जो जो उसके सारे इमेजेस है ना वो सारे के सारे कवर्ड हो जाने चाहिए, कोई भी इमेज बचना नहीं चाहिए, वो ऑनटू फंक्शंस होते हैं। तो इसके Q सारे ही आने चाहिए, यानी ये एक भी बचना नहीं चाहिए, अगर ये पूरा कवर्ड हो गया सारे इनसे, तो यानी कि ये ऑनटू फंक्शन हो जाएगा, यानी जो रेंज आएंगे ना, जो इमेजेस आएंगी वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, कोडोमेन होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि जैसे कि मान लो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टोटल फंक्शन देखूं, तो टोटल फंक्शंस कैसे बनते हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस कैसे निकलते हैं, क्योंकि मेरे को ऑन टू फंक्शन चाहिए, तो टोटल फंक्शन में से ना मैं नॉट ऑन टू को क्या करूँगी, माइनस करूँगी। टोटल फंक्शन अगर मुझे मिल गए तो मैं ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए टोटल में से जो नॉट ऑन टू होंगे, नॉट ऑन टू या मैनी वन कह सकते हो, उनको माइनस करूँगी, तो मेरे पास ऑन टू फंक्शंस के नंबर आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ ऑन टू अगर निकालना है तो टोटल फंक्शन में से ऑन टू जो नहीं होते हैं उनको हटाना होता है। तो टोटल फंक्शन कैसे बनेंगे, अब इसे ऐसे समझो आप कि जैसे मतलब टोटल फंक्शन मुझे मालूम करने हैं, तो देखो या तो एक टोटल फंक्शन निकालने का तरीका क्या है, उसकी ट्रिक भी सीख लेना। फिर देखो ये टोटल फंक्शन मतलब 1 इन दोनों से को कवर्ड कर रहा होगा, क्योंकि टोटल फंक्शन के अंदर तो ऑन टू भी और मैनी वन भी है, तो अगर मैं मैनी वन के अंदर ही ऑन टू आ गया है ना, तो अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1
इन दोनों मैनी वन फंक्शन है अगर, तो वो इन दोनों के साथ इमेजेस बना रहा होगा। ऐसे ये 2 भी इन दोनों के साथ इमेजेस बना रहा होगा, है ना। 2 की भी दोनों के साथ बन रही होगी, ऐसे 3 की भी दोनों के साथ बन रही होगी, 4 की भी दोनों के साथ बन रही होगी। यानी कि इसके एक कितनी बना रहा है, 2 बना रहा है। ऐसे 2 2 करके कितने बना रहे हैं, 4 है नहीं है, तो यानी कि टोटल फंक्शन 2 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ आया, क्लियर। यानी कि जो भी क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, मान लो क्यू के अंदर क्यू एलिमेंट्स है और इसके अंदर स्मॉल पी एलिमेंट है, तो जो क्यू के अंदर एलिमेंट होंगे और जो पी के अंदर होंगे वो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन होता है, क्यू की पावर पी। समझ आया, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन का फॉर्मूला है ये। अगर यहाँ 2 है तो ये 2 के पावर 4 आ जाएंगे। अगर यहाँ 5 होते और यहाँ 3 होते तो 3 की पावर 5 आ जाता। समझ आया, यानी इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसकी पावर ये वाली होगी। तो ये तो होता है टोटल फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला। कैसे समझ में आया कि एक की इमेज एक्स वाई दोनों के साथ बन रही होगी, तो ऐसे 2, फिर ऐसी इसकी भी 2 बनी होगी, इसकी भी 2 बनी होगी, इसकी भी 2 बनी होगी, यानी 2 2 2 2, 2 की पावर 4 हो गया ना। तो ऐसे ट्रिक याद कर लेना। क्यू क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है एंड पी के अंदर कितने एलिमेंट है, एलिमेंट को क्यू के एलिमेंट की पावर पी की। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, पी, इसके अंदर कितने हैं, क्यू, है ना। तो जितने इसमें होंगे उस पे पावर ये वाली होगी, जो अभी मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पी में 5 हुए और नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू में 3 हुए, और मेरा ये पी से क्यू पे है, अगर फंक्शन कहाँ पे है, पी से क्यू पे, तो क्यू पे है ना, तो क्यू की पावर पी यानी कि 3 की पावर 5। लेकिन अगर फंक्शन क्यू से पी पे हुआ तब क्या करोगे, अगर क्यू से पी पे हुआ तो पी पे हुआ ना, पी की पावर क्यू होगा तब, ये याद रखना। अगर फंक्शन क्यू से पी पे है तो जिस पे होता है वो बेस होगा, और जिससे यानी डोमेन, यानी ट्रिक याद कर लो, जो को डोमेन के नंबर है, को डोमेन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो यहाँ होंगे, और डोमेन के जो एलिमेंट होंगे, डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट वो ऊपर होंगे। अब ये तो आपको पता ही है कि अगर P से Q है तो ये डोमेन होगा और ये को डोमेन होगा, और अगर Q से P है तो ये डोमेन होगा और फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका को डोमेन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन डोमेन से कहाँ जाता है, को डोमेन पे इमेजेस बनाता है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, है ना। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन तो निकालने आ गए कि 2 की पावर 4। अब मेरे को नॉट ऑन टू वाले पूछिए, अगर निकालने हो तो नॉट ऑन टू वाले कैसे निकालोगे आप। देखो, नॉट ऑन टू का मतलब है कि जो क्या पता, नॉट ऑन टू का मतलब क्या पता ये दोनों, एक मिनट, पी के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, क्यू के अंदर कितने हैं, एक्स और वाई, ठीक है। ये इसके अंदर 4 एलिमेंट है पी के अंदर, और इसके अंदर 2 है। तो अभी मैंने क्या बताया, टोटल फंक्शन का फॉर्मूला, जो इसके अंदर एलिमेंट है उसके ऊपर पावर। उसका मतलब वही है कि ये दोनों कवर कर रहा होगा, है ना, ये भी दोनों कवर कर रहा होगा, ये भी दोनों कवर कर रहा होगा, ये भी। तो ऐसे कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, 16। और अगर नॉट ऑन टू की बात करूँ तो नॉट ऑन टू में या तो सिर्फ ये कवर होगा या तो सिर्फ ये कवर होगा, है कि नहीं, या तो सिर्फ ये होगा या सिर्फ ये होगा। तो ऐसे कितने होंगे, अगर ये होता है तो 1, या ये होगा तो 1, तो यानी कि इसमें से 2 क्या करने पड़ेंगे आपको, माइनस करने पड़ेंगे। समझ आ गया। नॉट ऑन टू कब होगा, जब एक्स वाई दोनों नहीं कवर्ड होंगे, सिर्फ या तो एक्स कवर होगा या वाई कवर होगा, एक छूटेगा, 2 है तो एक छूटेगा, है ना। तो यानी ये 2 ऐसे कितने बनेंगे, या तो एक्स बनेगा या वाई के साथ इमेज बनेगी इन सब की, तो ऐसे 2 होंगे। तो यानी कि 16 टू की पावर 4, 16 माइनस 2 14 इसका आंसर आएगा। आई होप कमेंट आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ये टोटल फंक्शन की ट्रिक होती है, और फिर आपको देखना है कि अगर 2 ही है तो या तो ये बनेगा तो ये रह जाएगा, या ये बनेगा तो ये रह जाएगा। बाकी 3 में और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, उसको मैं नेक्स्ट कभी क्लास में समझा दूंगी। तो ये अभी यहाँ 2 ही थे, तो यानी ऐसे 2 क्या करने पड़ेंगे, वो नॉट ऑन टू होंगे, वो माइनस हो जाएंगे।
तो ये 14 आंसर है इसका। समझ आ गया? तो 14 कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है इसका आंसर, फोर्थ का आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट cos π/3 cos π/6 माइनस sin π/3 sin π/6 1 0 0 1, आपको मैट्रिक्स ए निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रखा है इन्होंने 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसके एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट में 1 1 वो है और बाकी जगह पे 0 0 है। तो 1 1 जब है तो वो डायगोनल तो है ही, साथ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए के साथ क्या रहा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला होगा, ये आपको आता है ना। अगर ए के साथ कुछ है और वो आई मिल रहा है, ए के साथ कुछ है तो वो आई मिल रहा है, तो वो जरूर ए इनवर्स होगा, है कि नहीं, है ना। तो अगर ए के साथ कुछ है मल्टीप्लाई में, तो वो अगर आई आ रहा है तो यानी कि या तो ए इसका इनवर्स है या ये ए का इनवर्स है। बात तो यही हो गई। तो ऐसे करने बैठोगे ना इस क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा भी होता है कि ये इंटू ये एंड सम नंबर, तो आप उसे प्रोडक्ट तरीके से करते हो कि ए के एलिमेंट ले लेते हो 4 और फिर ये ले लेते हो और फिर ये ले लेते हो और फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे। वो भी तरीका ठीक है, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो मुझे ये वाली ट्रिक लगानी है, ठीक है। ए इनवर्स आई, तो क्योंकि यहाँ आई है तो ए के साथ जरूर ए इनवर्स रहा होगा, तभी आई आया होगा। तो इसको करने के लिए मेरे को ए, अगर ये मान लो मेरे को ये निकालना है, तो मैं मान लेती हूँ ये इसका इनवर्स है ना। तो यानी कि मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, तो एक तरह से मुझे इसका इनवर्स ही निकालना है। तो मेरे को ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए देखो, जब 2 वाला एडजॉइंट होता है ना, तो मैंने आपको ट्रिक सिखा दी थी, इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। इसमें कोफैक्टर वगैरह निकालने के चक्कर में मत पड़ा करो, सीधा आप क्या करा करो, ये जो होते हैं ना इनको इंटरचेंज कर दिया करो, ये वाला डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज किया करो। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों ही सेम है तो इंटरचेंज क्या करे, बट अगर यहाँ 1 होता यहाँ 3 होता, तो यहाँ 3 वाला, ये वाला 3 यहाँ चला जाता है और ये वाला 1 यहाँ, यानी ये वाले नंबर्स तो इंटरचेंज हो जाते हैं। जब भी 2 × 2 वाला एडजॉइंट निकालते हो तो इनको क्या करोगे आप, इंटरचेंज करोगे और इनके जस्ट साइन चेंज करोगे। इनके आपको साइन चेंज करने होंगे, इस वाले के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उनको आपको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। तो इसको तो इंटरचेंज कर लेना है और इनके साइन चेंज कर लेने, इनके जस्ट साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज इन वालों की, ठीक है, इस वाले के। तो साइन चेंज करो, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 वाला एडजॉइंट तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाता है। वही मैंने किया, इनको इंटरचेंज किया, इसका साइन बदल दिया, इसका प्लस था तो माइनस, इसका माइनस था तो प्लस। यानी मैंने आपको बता दिया ना कि इस वाले तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी है। तो या तो ए निकालना है, तो यानी ए इसका इन्वर्स होना चाहिए, तो मुझे इसका इन्वर्स ही निकालना है एक तरह से। तो इन्वर्स के लिए मैंने डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लिया, ये होता है इन्वर्स का फॉर्मूला। अब डिटर्मिनेंट ए आप निकालो, वो तो आपको निकालना आता ही होगा, ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, और ये भी पता ही होगा जो ए का डिटर्मिनेंट होता है वही उसके एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट होता है, ये रूल भी आपको पता ही होगा। तो मैं एडजॉइंट का ही निकाल लेती हूँ डिटर्मिनेंट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वाले में भी डिटर्मिनेंट निकालना आसानी होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1/4, हाफ 1/4। फिर होता फॉर्मूले में माइनस है, बट ये क्योंकि माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √3 3/4। और फिर ये प्लस क्यों हुआ पता है ना, फॉर्मूले में माइनस था बट इसमें भी माइनस आएगा, तो एक तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस आना था बट ये -2 आ गए थे तो इसलिए प्लस हो गया। तो 1/4 3/4 1, तो डिटर्मिनेंट ए 1 है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं, सिंगुलर मतलब 0 आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है, डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और उसका ना इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखना, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया मैंने आपको कि जब डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यहाँ नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यस इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो ए इन्वर्स आई दे रहा है ना, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 1 आ गया, डिटर्मिनेंट ए 1 आ गया, इसको लिखो या मत लिखो, नीचे डिनोमिनेटर में एडजॉइंट ए मैंने निकाल लिया। अब ये 1 1 तो 1 ही होगा, इसमें से हाफ बाहर ले लो सब में से, तो ये 1 बचेगा, ये √3 माइनस में बचेगा, ये √3 बचेगा, ये 1 बचेगा। तो ये वाला देखो कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी।
तो ये मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज INT लगानी थी आपको ए इनवर्स आई की। तो सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, सारे साइन वगैरह ध्यान से देखना। 1√3 पे माइनस आएगा इधर वाले पे, अब बाकी 1 पे नहीं आएगा, तो ये वाला है सी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ए दिया था आपको और ये फाइंड कर, ये इसके इक्वल है और एक्स निकालना था आपको। तो यहाँ पे INT बन रही है ना, 2i + 3a 2i - 3a। INT लगा दो। अब ये INT लगाऊंगी जब मैं ना, देखो INT लगाने पे क्या होगा, a + b a - b की a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब ये 2 2 4i² और ये 9a² और ये xi हो जाएगा। अब मेरे को i² और a² देखना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर i² और a² निकालना है तो पहले a दिया है, a का स्क्वायर करने के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा, इसका रॉ इसका कॉलम यहाँ ले लेना, इसका 0 × 0 + 1 × 1 ऐसे करना आता है ना, इसका रॉ और इसका कॉलम जो भी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, ये एक एलिमेंट आ जाएगा। फिर ऐसे इसको इसके साथ लेते हैं, वो दूसरा एलिमेंट आ जाता है। फिर इसको इसके साथ लेते हैं, रॉ को कॉलम के साथ, तो ये तीसरा एलिमेंट आ जाता है। फिर इसको इसके साथ लेते हैं तो ये चौथा। तो मल्टीप्लाई वगैरह सिखा रखे हैं, आप चेक कर लेना कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी i² है तो i को i से मल्टीप्लाई करना है। बाकी i² में ना आप याद रखना, i² i ही होता है, i² क्या होता है, i ही होता है, ठीक है। और देखो मेरा a² भी i ही आ गया ना, तो a² किसके बराबर आ गया, i के ही तो बराबर आ गया। ये देखो जो ये था ये i² देखो किया तो i तो मिला 1001, i तो मिला, तो i² तो i होगा, वो तो अंडरस्टूड है। a² देखा मैंने तो मेरा ये देखो मुझे i मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे मेरे पास i² की जगह तो मैं i लिख दूंगी, है ना, और a² की जगह भी क्या लिख दूंगी, यहाँ पे देखो i² की जगह तो i लिख दो, और a² की जगह भी क्या लिख दो, i ही लिख दो। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, xi, है ना। अब 4i - 9i 5i साइन बढ़ेगा = xi। अब कंपेयर करो, i से i कट गया तो x कितना आ जाएगा, -5, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी इसमें। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। वीडियो को कमेंट कर, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। डिटेल है, कंसेप्ट के साथ समझा रही हूँ, इसलिए अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना, CBSE बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके। 7th क्वेश्चन देखेंगे। सेवन क्वेश्चन में देखो, ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये हमारा मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स बना रखा है इन्होंने। जब भी ऐसे ब्रैकेट सी लगी हो तो ये मैट्रिक्स होते हैं, और जब ऐसे लाइन सी लगी हो तो ये डिटर्मिनेंट होते हैं, याद रखा करो। ये इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो यहाँ से तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ का इसका आंसर तो मैंने बता दिया ना, -5 बी ऑप्शन है इसका आंसर। 7th का देखो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल है, तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या करते हो आप, अगर मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हो ना, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो p + q 24 आ जाएगा, s इसके इक्वल हो जाएगा, एंड r इसके इक्वल हो जाएगा, p q इसके इक्वल हो जाएगा। बट मेरे को r और s का कुछ खास फायदा नहीं है, मुझे क्वेश्चन में ये निकालना है ना, 21/p 21/q, तो हमें जस्ट p और q का ही काम है। तो पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, p और q का एलसीएम p q, दोनों अलग अलग है तो ये q यहाँ चला गया, p यहाँ चला गया, 21q + 21p। अब 21 कॉमन ले लो तो यहाँ अंदर बचेगा p + q, कॉमन लिया 21 तो अंदर q + p या p + q बात एक ही है, p q p + q कितना आया था, अभी मैंने जब कॉरेस्पॉन्डिंग को इक्वल किया था तो ये मेरा 24 आया था और p q 63 आया था। वैल्यू पुट कर दो, p + q 24 p q 63। कहीं आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाने लग जाओ, बहुत लंबा टाइम लगा दो, p भी निकालो q भी निकालो, इससे अच्छा p + q देखो, इसको देखो ना, यहाँ पे p + q भी आ गया, p q भी आ गया, तो सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। और p q 63 कैंसिल करके 8 आंसर आएगा।
ऑप्शन सी इसका आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन सी आया कमेंट करके जल्दी से बताओ। और कितना इजी क्वेश्चन था, कहीं आपने पीक्यू तो नहीं निकालने लग गए थे? कमेंट करके भी बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर ब्रैकेट लगी है तो वो मैट्रिक्स है, बट अगर ये ऐसे लाइन सी लग जाती है, ऐसे लाइन लग जाती है अगर इसमें, तो ये एक डिटर्मिनेंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एक डिटर्मिनेंट बन जाता है। अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये मान लो ए है, तो ये ए का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है एक तरह से। तो कैसे करते हैं? दो वाला तो आसानी से हो जाता है, ये इससे इंटू, यानी कि अगर दो वाला है A1 A21 A22, अगर ये वाला डिटर्मिनेंट है तो A11 को तो A22 से मल्टीप्लाई कर लो, और माइनस, और A21 को A212 से ऐसे क्रॉस में कर देते। पहले ये वाला लिखना होता है, ये वाला प्रिंसिपल वाला, और फिर ये वाला, और बीच में माइनस। ठीक है, तो ऐसे करके दो वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। तो इसमें भी यही किया मैंने, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस फॉर्मूले का ये वाला, और फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया। अच्छा, यहाँ पे इस पे भी माइनस है, तो यहाँ पे मैं जो, मुझे वैसे तो पता है माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे मेरा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट एक नंबर है, तो मैं इसका नेगेटिव, इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कुछ ऐसा जो फॉर्मूला होता है वो नहीं लगाने वाली कि माइनस कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। तो यहाँ भी एक माइनस आ गया, यहाँ भी एक माइनस आ गया, तो कन्फ्यूज़न बच्चों के इसी में होंगे। इवन इतने नज़दीक क्लोज वाले MCQs, मतलब ऑप्शंस दिए हुए, आप कन्फ्यूज़ भी हो गए होंगे। बट यहाँ पे आपको, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो मुझे ये माइनस को वो वाला फॉर्मूला नहीं लेना, माइनस कॉस थीटा, मुझे माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ रखना है। अब ये माइनस यहाँ इस फॉर्मूले का माइनस आ गया, और यहाँ भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ भी एक माइनस और यहाँ भी एक माइनस, तो ये दो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। तो ये आइडेंटिटी बन गई साइन A कॉस B प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर साइन के साथ अब B आ गया, तो कॉस A साइन B। ये आइडेंटिटी क्या होती है? जब साइन A कॉस B कॉस A साइन B होता है, साइन A प्लस B, साइन A प्लस B। यहाँ प्लस आ गया क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस है, तो यानी ये प्लस में आ जाएगा साइन A प्लस B। तो साइन A प्लस B मतलब कितना, ये प्लस करके आ जाएगा तुम्हारा साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 का मतलब आपका हाफ डिग्री, हाफ आ जाएगा आंसर। हाफ नहीं दिया ऑप्शन में, 0.5 दिया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 0.5। तो किस किस बच्चे ने 0.5 लिखा है उनका सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन अ कर्व y इक्वल टू x माइनस एक्स क्यू and x increases at the rate of 3 unit per second, the rate at which the slope of the curve is changing when x equal to 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज जरूर हुआ होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको स्लोप का रेट पूछा गया था, स्लोप नहीं पूछा, स्लोप का रेट पूछा है। अब स्लोप का रेट मतलब, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे शायद कुछ, तो कमेंट करके मुझे इसका आंसर जल्दी से पहले बता दो, पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, उसके बाद बोला गया था कि x जो है इसका रेट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड, यानी x नहीं दिया, x का रेट दिया है। x का रेट मतलब dx/dt है, x का जिसका भी रेट होता है, यानी कि dx, और रेट है तो dt, तो dx/dt आपको 3 दिया हुआ है,
और उसके बाद रेट निकालना है स्लोप का। किसका रेट निकालना है? स्लोप का। यहाँ पे स्लोप का रेट निकालना है। तो बच्चा कंफ्यूजन में क्या पता dy बाई dt निकाल के आ गया, और नहीं, स्लोप का रेट। ध्यान देने वाली बात है, स्लोप का रेट। तो पहले स्लोप निकालना है आपको, फिर उसके बाद जब स्लोप आ जाएगा ना फिर उसका रेट निकालना था, और उसमें x की वैल्यू 4 रखनी थी। तो यहाँ पे ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है। अब मेरे को पहले इस कर्व का स्लोप चाहिए। क्वेश्चन में मेरे को dx बाई dt दिया हुआ है, रेट चेंज इन x कितना दिया है? 3 दिया है। और मुझे पहले तो स्लोप निकालना है, और फिर जब स्लोप आ जाए फिर उसका रेट निकालना है। तो स्लोप मतलब m स्लोप किसी भी कर्व का क्या होता है? उसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई dx है ना। किसी भी स्लोप का y अगर x के रिस्पेक्ट में है तो उसका स्लोप dy बाई dx होगा। तो स्लोप निकाल dy बाई dx कर लो, x का तो डेरिवेटिव करोगे तो 1x का 1 आ जाएगा, है ना। और 3x³ का क्या आ जाएगा? ये 3 आगे आ जाएगा, और x पे एक पावर कम हो जाती है। यही तो होता है डेरिवेटिव। अगर मान लो कोई भी नंबर यहाँ a है और यहाँ x की पावर सम है, तो पहले ये a से ये मल्टीप्लाई होगा n, और फिर x पे एक पावर कम हो जाती है। ये होता है डेरिवेटिव। मान लो यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे 1 था और यहाँ भी 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, और फिर x पे एक पावर कम, x की 0 तो 1 ही बन जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यानी कि जब भी 5x होगा तो उसका आंसर सिर्फ 5 आता है डेरिवेटिव में। 2x है तो सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि x पे एक पावर पहले मल्टीप्लाई हुई 2, और फिर x पे 0 लग गया तो वो हट जाता है, 1 हो जाता ना वो तो x 0 तो x को हटाना पड़ेगा। तो किसी भी 2x या ax, तो उसका आंसर a मिलता है डेरिवेटिव पे। समझ आया? और अगर कोई कॉन्स्टेंट्स है, जैसे 5 है तो उसका डेरिवेटिव 0 मिलता है। ये याद रखना कुछ कुछ पॉइंट्स। तो 1x का 1 मिलेगा, और इसका रूल वही जो 3, इसके आगे 1 है तो 3 1 जा 3, और x पे एक पावर कम, ये इस रूल के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये डेरिवेटिव आया तो ये स्लोप आ गया। स्लोप का मुझे फिर से रेट बोला है, तो m का रेट। अब मुझे स्लोप का रेट पूछा है, रेट ऑफ m। तो यानी m का रेट पूछा है, y का रेट नहीं बोला था। अगर y का रेट बोलते तो dy बाई dt होता। समझ आया? अभी आपको स्लोप का रेट बोला है, तो स्लोप आपने निकाल लिया। अब dm बाई dt निकालना है। अब यानी आपको फिर से ना, ये जो m आया है आपका, इसका फिर से डेरिवेटिव करना है टाइम की रिस्पेक्ट में। x की रिस्पेक्ट में नहीं करना, अब टाइम की रिस्पेक्ट में करना है। तो 1 का डेरिवेटिव करोगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा। कांस्टेंट का मैंने अभी बताया ना 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसका डेरिवेटिव करो, 3 2 जा 6, x पे एक पावर कम करो, x एक पावर में आ जाएगा, और माइनस एज इट इज़। और क्योंकि x की रिस्पेक्ट में नहीं करना, dt की रिस्पेक्ट में करना है, तो x का फिर से dx बाई dt करना पड़ेगा। अब ये -6, x तो दिया है 4 और dx बाई dt दिया है 3, तो ये आ जाएगा -72। किस किस का आंसर -72 आया? कमेंट करके जरूर बताना। -72 है इसका आंसर। -72 यूनिट पर सेकेंड ही इसका आंसर है। कमेंट करके बताओ किस किस बच्चे का आंसर ये आया है। तो -72 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था, बाकी ऑप्शंस भी इतने क्लोज दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा। बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो तभी आपकी प्रैक्टिस से अच्छा होगा। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना मेरी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, उसको अच्छी तरह से करिए। कंसेप्ट समझाए गए हैं, डिटेल में कंसेप्ट है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर करना ताकि आपके CBSE बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा बन सके। तो प्लेलिस्ट मैं हर बार बोलती हूँ, सिर्फ देखनी नहीं होती है, अपने आप उसको पहले देख लो, समझ लो, और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का मतलब नोटबुक पेन के साथ आपको उसे खुद करना होता है उन क्वेश्चंस को। जब भी आप वीडियोस देखते हो तो हाथ रजिस्टर और पेन लेके बैठा करो ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लेलिस्ट के कंसेप्ट जरूर समझ लेना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी इसका सेक्शन A और B, फिर C D E आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कम से कम 1000 लाइक करो ताकि आपका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी बन जाएगा। तो क्वेश्चन 10 देखेंगे, y = log sin ex dy बाई dx निकालना। तो मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि CBSE बोर्ड है, अभी तो आपका एग्जाम जैसा भी गया, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए। चलिए, y = log sin ex का से क्या निकालना है मुझे? डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ मेरा चेन रूल लग जाएगा।
चेन रूल तो सबको ही आता होगा। अगर वाई दिस ये नंबर ये दिया हुआ है तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स बोला है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स में लॉग एक्स, अगर लॉग एक्स होता तो 1/x होता है ना, अगर लॉग एक्स होता तो 1/x होता। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो लॉग एक्स एक्स की जगह ये है तो ये 1/x एक्स में ये आ जाएगा। अब क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसका फिर से डेरिवेटिव लो, चेन रूल, तो इसका डेरिवेटिव करो। साइन एक्स का क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मानो ई एक्स को, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, है ना। अब फिर से जो ये एक्स माना है मैंने वो फिर से एक्स नहीं है तो वो ई एक्स है ना, समझ आया। तो ऐसे करना होता है, पहले 1/sin ई एक्स किया आपने, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने लॉग एक्स से ले लिया 1/x, फिर क्योंकि साइन ई एक्स एक्स है तो साइन ई एक्स का डेरिवेटिव लेना है, फिर साइन ई एक्स का डेरिवेटिव लिया कॉस ई एक्स, फिर कॉस ई एक्स जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसमें भी ई एक्स, एक्स नहीं है तो ई एक्स का फिर से डेरिवेटिव लेना है आपको, है ना। तो पहले साइन लॉग का किया 1/sin, फिर इसका किया तो कॉस ई एक्स, फिर कॉस ई एक्स में भी ई एक्स का डेरिवेटिव करना है क्योंकि कॉस के साथ एक्स नहीं है ना, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही आ जाएगा। तो इसे बार बार चेन रूल लगाने हैं आपको जब तक आपका, अब ई एक्स पे एक्स आ गया ना, अब एक्स का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो कॉस थीटा, इसको थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा, थीटा दोनों के सेम है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा थीटा दोनों के सेम आ रहे हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा की जगह ई एक्स, और ये ई एक्स यहाँ साइड में आ जाएगा, तो ई एक्स कॉट ई एक्स इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ई एक्स कॉट ई एक्स, ये वाला सी ऑप्शन है। जो इस पे टिक है वो सारे सही नहीं है, जो बता रही हूँ वही सही है, ई एक्स कॉट ई एक्स। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कंसेप्ट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 25x और किसके रिस्पेक्ट में करना है, ई एक्स की रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका एक्स की रिस्पेक्ट में नहीं करना, ई एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखा रखे थे कि जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को वाई ई एक्स की जगह ये दिया, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स अलग है ना आपका। तो मेरे को y दिया है बट मेरे को x की रिस्पेक्ट में करना होता तो बस इतना आंसर आ जाता, ये खत्म हो जाता। बट मेरे को क्वेश्चन में x की रिस्पेक्ट में ना करके ई एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। तो जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक इसको y नाम दिया है ना, तो जिसकी रिस्पेक्ट में करना है ना उसको u बोल दो। तो मेरे को एक्चुअल में क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स ना निकाल के dy बाई डी यू निकालना है, ये निकालना है। समझ आया? समझ आया? जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो इसको y माना है अगर तो इसको u मानो, और मुझे आंसर मेनली dy बाई डी यू चाहिए। क्लियर? मुझे इसको इसकी रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी यू चाहिए। तो पहले आप करो dy बाई, इससे dy बाई डी एक्स करो, फिर इससे du बाई डी एक्स करो, और जो दोनों के आंसर आएंगे उनको देखो, उनको क्या करो, डिवाइड करोगे ना तभी तो dy बाई डी यू मिलेगा, क्योंकि इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होकर dx से dx काट देगा और फिर dy बाई डी यू आ जाएगा। तो जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना होगा तो पहले एक को y मान लो, दूसरे को u मान लो, फिर इसका dy बाई डी एक्स निकालो, इसका du बाई डी एक्स निकालो, फिर इसको इससे डिवाइड करो, इस वाले को इससे, तभी dy बाई डी यू बनेगा। अगर उल्टा करोगे ये अपॉन ये तो गलत हो जाएगा। dy बाई डी एक्स को du बाई डी एक्स से डिवाइड करना है, यानी फर्स्ट ये अगर, और ये जिसकी रिस्पेक्ट में करना है वो है
तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है। तो इसका डेरिवेटिव करो, चेन रूल करो, क्योंकि e की पावर x नहीं है ना, तो e की पावर x, इसको थोड़ी देर के लिए x मानो, तो ये e की पावर x एज इट इज। फिर ये क्योंकि x नहीं है तो इसका करो, इसका डेरिवेटिव सिखाया था ना 2025 x का, 2025 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब u का x के रिस्पेक्ट में करो, ex में तो x ऑलरेडी x ही है, तो इसका चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये निकालना है dy बाई डी यू, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा नंबर, बट e पे पहले ये पावर है और e पे x भी पावर है। जब e बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट के रूल लगाओ, e को एक बार लिख दो और इस पावर से इस पावर को क्या करोगे, डिवाइड है तो माइनस करोगे, और फिर इसमें से इसको माइनस करो तो ये 2025x में से एक x माइनस करोगे तो 2024x बचेगा। तो और ये कांस्टेंट तो बाहर था ही, तो ये आंसर आएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन सी है, मोस्टली आंसर ऑप्शन सी आ रहे हैं कोइंसिडेंटली, बट ऐसा नहीं कि सारे आंसर सी होंगे। ठीक है, तो ये आपका इस एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में इंटीग्रेट करना था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, ये 1 होता है ना, ये आपने सीखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, नीचे तो 1 बन जाएगा। ऊपर वाला भी एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर आइडेंटिटी बन रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो पहले हम आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही है तब हम जो और अलग अलग तरीके इंटीग्रेशन करने के वो लगाएंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर जो बाय पार्ट्स होता है ना उस तरीके से कर सकते हैं। अभी तो आइडेंटिटी बन रही है, दोनों ऊपर भी बन रही है और नीचे भी बन रही है, तो ये तो 1 बन जाएगा नीचे वाला। ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, ऊपर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आता है कॉस 2x का फॉर्मूला, तो ये cos 2x dx बन जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अब cos 2x dx का इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हो। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। अब थीटा में जस्ट x नहीं है, तो ये जो 2 है इसके आगे वो 2 नीचे आ जाता है। डेरिवेटिव में ये 2 आगे आ जाता है चेन रूल से, बट इंटीग्रेशन में ये जो x के साथ 2 होगा वो नीचे आ जाता है डिवाइड में, एंड साथ में c कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, जिसका ऑप्शन बी मैच करेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 है और आपको डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में करना, मतलब y का x की रिस्पेक्ट में करना है, मतलब मेरे को y को x की रिस्पेक्ट में लाना है। तो मेरे को तो y अगर x की रिस्पेक्ट में लाना है तो y में से ये पावर हटानी पड़ेगी, है ना। y में से जो 1/3 पावर है वो यहाँ से हटाओ, तभी मेरा dy बाई डी एक्स आएगा, और फिर उसका मैं एक बार फिर से डेरिवेटिव लूँगी। तो यहाँ पे अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए तो y बिल्कुल सेपरेट सिंगल होना चाहिए। ये 1/3 पावर यहाँ से यहाँ भेज दो, तो अगर यहाँ पे 1/3 है तो इधर जाएगी तो पावर उल्टी हो जाती है। अगर मान लो x पे y पे मान लो 2 पावर है और x यहाँ है, तो अगर y को मेरे को हटाना है ये पावर, तो ये 2 पावर है ना, तो ये यहाँ आके रेसिप्रोकल हो जाती है, x की पावर हाफ बन जाती है। समझ आया, यानी x की पावर का हाफ मतलब √x हो जाता है। क्लियर। अगर y पे मान लो 1/5 पावर होती है और यहाँ x होता, तो y की पावर अगर यहाँ से हटा के यहाँ लगानी है तो x में ये वाली पावर रेसिप्रोकल होगी, 1/5 का उल्टा 5 हो जाएगा। तो जब भी यहाँ से पावर हट के यहाँ जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो सेम हमने यहाँ भी किया, y को अगर सिंगल करना है तो ये 1/3 पावर को यहाँ से यहाँ भेज दो, तो 1/3 तो रेसिप्रोकल में 3 बन जाएगा, तो y x क्यूब। अब y का डेरिवेटिव कर सकते हो x की रिस्पेक्ट में, y का करा तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का करो x की रिस्पेक्ट में तो x क्यूब का यहाँ 1 है तो 3 बन जाती है एक्स स्क्वायर। अब मेरे को एक बार और डेरिवेटिव करना है तो 3 2 जा 6x, तो 6x आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। कमेंट करके बताना किस किस बच्चे ने 6x लिखा है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री वाला क्वेश्चन था, आसानी से हो गया होगा। इतने सारे क्वेश्चन पेपर में डिग्री वगैरह वैसे तो सारे कंसेप्ट समझाए गए हैं, बट डिग्री वाला तो अब आपको याद हो ही गया होगा। क्या करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, आंसर बताओ जल्दी कमेंट करके। तो
देखो इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर नहीं पूछा, ऑर्डर भी मैं बता देती हूँ, फिर डिग्री बता देती हूँ। तो देखो ऑर्डर तो क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हाईएस्ट ऑर्डर हो, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव उसको उसका ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो तो इसमें देखो ये डबल डेरिवेटिव है और ये सिंगल डेरिवेटिव है ना, ये 2 है तो ये डबल डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव जिसे कहते हैं, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, तो सेकंड ऑर्डर वाला हाईएस्ट है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर वाला है, तो सेकंड ऑर्डर वाला हाईएस्ट है, तो ऑर्डर तो इसका 2 होगा, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उस पे जो पावर होती है, उस पे जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होती है। अब हाईएस्ट ऑर्डर तो आपका 2 आया, यानी इससे आया ना, इससे तो नहीं आया, भले ही इस पे पावर ज्यादा है। आप डिग्री को पावर से याद मत करना, गलत हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो ये सेकंड ऑर्डर माना जाएगा ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है तो 2 है इसका ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर होती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये था, तो इस पे जो पावर है वो डिग्री होती है। तो कहीं आप इसको देख के कहो कि 4 है, नहीं, गलत हो जाएगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर ये था ना, तो इस पे जो पावर होगी। और ध्यान रखना ये पावर फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शंस वगैरह पे है तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसे नंबर्स पे लाना पड़ेगा, इंटीजर्स वैल्यू पे, मतलब नेचुरल नंबर्स पे। जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर फॉर्म में होनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जब ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है, जनरल फॉर्म जो होती है, तभी आप डिग्री या ऑर्डर बताओगे। तो अगर पावर हाफ है, फ्रैक्शंस में है, तो आप उसे पहले सिंप्लीफाई करोगे। ऐसे मैंने डिग्री और ऑर्डर वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ऐसे ऑर्डर और डिग्री के बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिंक में भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो चेक जरूर करना। ऑर्डर और डिग्री आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कैसे निकालते हैं। अच्छा, डिग्री में एक कंडीशन याद रखना, मैंने स्टार लगाया हुआ है, हर बार डिग्री डिफाइंड भी नहीं होती है। यहाँ डिग्री डिफाइंड है बट हर बार डिफाइंड नहीं होती है, तो डिग्री तभी आंसर देगा जब डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड का मतलब, अगर यहाँ पे कहीं पे भी फंक्शन में साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ जाए, मतलब साइन के साथ y ना आके dy बाई डी एक्स आ जाए, यानी साइन का जो थीटा है वो y ना होके dy बाई डी एक्स हो जाए, या x ना होके dy बाई डी एक्स हो जाए, या लॉग के अंदर x ना आके dy बाई डी एक्स आ जाए, या e के ऊपर dy बाई डी एक्स आ जाए, तो ऐसे केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अगर फंक्शन के अंदर कहीं भी ये वाले टर्म्स आ रहे हैं, या a के ऊपर जो x आना चाहिए, या 2 के ऊपर जो x आना चाहिए, कांस्टेंट के ऊपर जो x आना चाहिए, उसकी जगह x की जगह क्या आ जाए, dy बाई डी एक्स आ जाए, तो जब भी ऐसे नंबर, ऐसी कुछ वैल्यू, ऐसे कुछ फंक्शंस बनेंगे, तो वहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ पे डिग्री आप बताओगे नहीं। भले ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर तो डिफाइंड होता है हर जगह, बट डिग्री हर जगह डिफाइंड नहीं होती। जब ऐसे फंक्शन बनते हैं तो वहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होती। यहाँ पे ऐसा कुछ, ऐसा फंक्शन बन नहीं रहा है, सब कुछ सिंपल ही है, तो इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है वही डिग्री है। आंसर 3 आएगा इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। डिग्री पूछी थी, 3 आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू 1। तो जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है, अच्छी तरीके से सिखा रखा था मैंने आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले मेरे को देखना पड़ेगा ये कौन सी फॉर्म है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी फॉर्म में है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट 2 टाइप की होती है, तो ये कौन सी फॉर्म है, देखो dy बाई डी एक्स है, फिर यहाँ y के साथ यहाँ x को सेपरेट किया, तो ये y यानी पी वाई है ना, यानी अगर ये dy बाई डी एक्स है तो ये पी वाई होगा और ये q होगा। तो इससे मेरे का y का y हट गया, तो p क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स आ जाएगा, और वो भी माइनस में आएगा, ध्यान दो यहाँ प्लस होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये पूरा माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा। p क्या है, यहाँ प्लस है तो ये तो माइनस है ना, तो p मेरा 1 बाई एक्स नहीं है, माइनस 1 बाई एक्स है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तो प्लस है। अगर मैं कंपेयर करूँ इस पूरे को इससे, तो p क्या आ जाएगा मेरा, y के साथ जो है वो p है ना, तो p क्या है, 1 बाई एक्स का माइनस भी लेना है, तो ये लिख भी लेना, p क्या है, माइनस 1 बाई एक्स, और q क्या है, q को कंपेयर करो तो q 1 आ जाएगा। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में तो जस्ट p की जरूरत होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर, क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन, e की पावर में इंटीग्रेशन p, इंटीग्रेशन के अंदर p dx लिखना होता है, इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो p क्या है मेरा, माइनस 1 बाई एक्स, और साथ में dx की रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना, और e के ऊपर ये पावर है पूरी,
अब इसे इंटीग्रेशन करो, 1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है log x होता है, x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x है, बट यहाँ माइनस भी है तो ये माइनस यहाँ लगेगा। अब आपको पता है e और log एक साथ आते तो आप इसे हटा सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, e और log को हटा के -x लिख दोगे, यहाँ पे आप मिस्टेक कर दोगे। ध्यान से देखो, e के ऊपर log अगर x है, ऐसा कुछ होता तो e और log हटके तब x आंसर देता है, बट यहाँ पे e और log में बीच में कोई साइन थोड़ी ना होना चाहिए था, तब अगर सिर्फ e और log है तभी ये मिलता है आपको। तो आप क्या करोगे, e और log को हटा दोगे और -x लिख दोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका गलत आ जाएगा। समझ आया। इसमें क्या करना है, ये माइनस पहले हटाना तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये माइनस हटाने के लिए log का एक रूल पता है, a अगर log b है तो log में क्या प्रॉपर्टी लगती है, ये जो आगे नंबर होता है ना, ये इस b की पावर पे चला जाता है ऊपर, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो पहले मुझे ये माइनस हटाना है तभी ये फॉर्मूला बनता है। तो ये माइनस पहले हटाओ, तो ये माइनस को यहाँ हटाऊंगी तो x की पावर, ये x पे पावर, ये माइनस x पे पावर पे चला जाएगा, क्योंकि ये जो आगे होता है ये -1 है, यहाँ माइनस है तो ये -1 है, तो ये -1 log x है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, log x पे ये जो -1 है ये पावर पे चला जाएगा, तो ये x की पावर -1 बन जाएगा, और x की पावर माइनस में है तो ये x उल्टा हो जाएगा, तो ये log 1/x बन जाएगा। समझ आया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो e और माइनस log है तो आप ऐसे e और log को नहीं हटा सकते, -x अगर आता तो गलत हो जाता, इसलिए ये पहले माइनस को हटाओ, ये इस पे x पे पावर पे चला गया -1, और x की पावर -1 का होता है 1/x, तो ये e log 1/x। अब e और log एक साथ आ गए, अब ये आंसर आ जाएगा आपका, तो इसलिए इसका आंसर 1/x आएगा, ऑप्शन डी। किस किस बच्चे ने 1/x लिखा है कमेंट करके जरूर बताना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/x आएगा, क्या आएगा, 1/x, डी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये एक पैराबोला है और ये y = 4 पे एक लाइन जा रही है। अब मेरे को ये शेडेड रीजन दिख रहा है, या ये आपका y एक्सिस पे बना हुआ है ना, शेडेड रीजन किस पे बना हुआ है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस की लिमिट भी पता है 0, देखो ये लाइन अगर y = 4 से जा रही है तो ऑब्वियसली 4 होगा, ये पॉइंट कितना होगा, 4 ही होगा, y = 4 से जा रहा है तो 4 होगा ना ये पॉइंट, तो y 4 यानी ये 4 है, तो ये 0 से 4 की लिमिट लेनी थी आपको, तो 0 से 4 वाला ये वाला है और ये वाला है। अब आपको चेक करना है कौन सा ले, क्योंकि मेरे को शेडिंग देखो y एक्सिस के साथ हुई है ना, x एक्सिस के साथ थोड़ी ना हुई है, तो y एक्सिस के साथ हुई है। तो पहली बात तो y एक्सिस के साथ हुई है तो मुझे ये तो कंफर्म्ड हो गया कि dy होना चाहिए, मतलब अगर y एक्सिस के साथ होता है तो हम कैसा वाला लेते हैं, फिर हम एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर हम ब्रेथ कहाँ से लेते हैं, y के अलोंग लेते हैं। तो हम जो भी ये जो भी हम ब्रेथ लेते हैं वो y के अलोंग, मतलब रेक्टेंगल जो बनेंगे ना, ये समझ आया, रेक्टेंगल जो बनेंगे ये रेक्टेंगल्स y एक्सिस के साथ बनेंगे, x के साथ नहीं बनेंगे। तो y एक्सिस के साथ अगर रेक्टेंगल बनेंगे तो छोटा छोटा dy बनेगा ना, तो जब भी y एक्सिस के साथ होता है तो ब्रेथ तो dy आती है, और लेंथ क्या होती है, लेंथ x होती है, लेंथ आपकी ये पूरी x होगी, यहाँ से यहाँ तक x, ठीक है, लेंथ तो x होगी बट ब्रेथ dy होगी, अगर y एक्सिस के साथ हमें शेडेड रीजन लाना है तो x dy होता है, ये याद रखना। बाकी लिमिट मैंने बता दी 0 to 4 होगी, क्योंकि 0 से लेके शेडिंग कहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक गई है ना y एक्सिस पे, तो ये कितना पॉइंट है, ये y = 4 है, 4 है ऑब्वियसली, तो 0 से 4 पे होगा। तो पहली बात तो 0 से 4 वाला ये है और ये है, इन दोनों में से चॉइस है, 0 से 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब y dy होगा कि √y dy होगा, तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये x dy है, x dy। अब x की जगह यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है y = x² है, तो मेरे को y = x² को यहाँ x लिया है, तो x को y की, क्योंकि मैं इंटीग्रेट dy की रिस्पेक्ट में करूँगी, तो x को किसकी रिस्पेक्ट में लाना है, y की, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट बन जाएगा। तो x कितना आ गया इस इक्वेशन से, √y, तो यानी x की जगह मैं √y लिखूंगी, √y dy 0 to 4, तो इसलिए 0 to 4 पे √y आएगा, क्योंकि x y थोड़ी ना है। अगर ये x = y वाला लाइन इक्वेशन होती तब तो x की जगह y रख देते, बट x² y है तो x की जगह √y आएगा।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 0 to 4 रूट वाई डी वाई, क्योंकि एक्स क्या है आपका, रूट वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। मॉडुलस वाली इंटीग्रेशन भी आपको सिखा रखी है, मॉडुलस एक्स। देखो मॉडुलस एक्स की मैंने ब्रेक वाले चीजें सिखाई थी कि मॉडुलस एक्स की जो इंटीग्रेशंस होती है वो दो फंक्शंस में स्प्लिट हो जाती है, दो फंक्शंस में स्प्लिट हो जाती है। अगर आपने अच्छी तरह से प्लेलिस्ट की वीडियोस चेक कर रखी थी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रखे हैं प्लेलिस्ट में से, तो आपको आसानी से पता होगा कोई भी मॉडुलस को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ये मॉडुलस एक्स है तो इसका जो हम डोमेन और रेंज बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 0 से कम है, ये अंदर एक्स है ना, अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेस है तो आंसर माइनस में मिलता है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो आंसर प्लस में मिलता है। यानी कि इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 0 पे होगा, क्योंकि जस्ट एक्स है ना अंदर। अगर अंदर x माइनस 2 होता तो फिर x माइनस 2 का मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 2, ब्रेकिंग पॉइंट 2 पे मिलता। बट ये जस्ट x है तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे मिलेगा। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2, यानी मेरे पास एक और पॉइंट आ गया 0। अब ये लिमिट मेरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक 0 से -2 और एक 0 से 2। ठीक है, तो जब भी आपके मॉडुलस होंगे तो आपको इस वाले लिमिट को ब्रेक करना होगा। और अंदर क्योंकि ये जस्ट x है तो ये कहाँ पे ब्रेक होगा, ये 0 पे ब्रेक होगा। तो 0 से -2 लेना है, और सॉरी ये लेफ्ट से राइट पे जाओगे ना, -2 से 0 लेना है और 0 से 2 लेना है। तो एक तो -2 से 0 और एक 0 से 2। -2 से 0 ऐसे जाओगे ना, छोटे से बड़े में, -2 से 0, छोटी नीचे रखते हैं, ऊपर मतलब लोअर ऊपर अपर, समझ आ गया, यानी ऐसे जाना होता है। तो -2 से 0 और फिर इस पे 0 से 2, मतलब जो कम है वो नीचे और जो ज़्यादा है वो ऊपर, ऐसे कि इसमें कम नीचे और ज़्यादा ऊपर। अब देखो अगर ये 0 से -2 है तो यानी ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, 0 से कम का मतलब 0 से -2 का मतलब ये आंसर क्या मिलेगा मेरे को, -x, और 0 से 2 पे क्या आंसर मिलेगा, +x। तो मैंने दो पार्ट्स में इस लिमिट को ब्रेक किया, इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे मेरे को अगर मैं ये वाला ले रही हूँ -2 से 0, यहाँ पे मुझे -x मिल रहा है, तो इस मॉडुलस x की जगह मैं -x लिखूंगी और इंटीग्रेशन में माइनस को बाहर ले लेते हैं। सेम ऐसे अगर मैं 0 से 2 लेती हूँ तो ये x जो है मुझे ये वाला मिलेगा, और ये प्लस का मिल रहा है तो ये प्लस का। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना आता है, x का करोगे तो x पे एक पावर बढ़ जाती है और जो पावर ऊपर आती है वही नीचे आ जाती है। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, अगर x पे n पावर है तो इंटीग्रेशन करोगे तो x पे एक पावर बढ़ती है और जो पावर ऊपर आती है वही पावर नीचे भी आ जाती है। तो x पे एक पावर थी, एक पावर बढ़ा दो और वही पावर नीचे ला दो। और फिर ये जो लिमिट है ना, इसको आपको इसको रखना हो, इसकी वैल्यू जो ये वैल्यू है ये यहाँ रखनी होती है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। ऐसे इसका भी करो इंटीग्रेशन, x पे एक पावर बढ़ाओ और ये जो पावर ऊपर आई वही नीचे, और ये लिमिट लगा दो। अब देखो पहले ये ऊपर वाली है, ये ज़्यादा वाली है, कम वाली है, ये मान लो ऊपर वाली और ये लोअर वाली है। तो पहले आपको अपर वाली डालनी होती है, फिर माइनस करके लोअर वाली डालनी होती है, ये होता है रूल। तो पहले अपर वाली डालो, अपर वाली का मतलब ये वाली। तो 0 x की जगह क्या पुट किया मैंने, 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0/2, 0 ही आ जाएगा। जहाँ x है वहाँ पे ये रख दो, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 और 2 से डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा। फिर माइनस क्या रखूँ, लोअर लिमिट इसी पे रखो। लोअर कौन सी है, ये वाली। अब इस पे माइनस तो मैंने फॉर्मूले का लगा दिया, और x की जगह क्या रखूँगी, -2, उस पर क्या लगा, स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 2। फिर ऐसे इसका करो प्लस, इस वाले में भी पहले अपर रखो, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस लोअर रखो, लोअर क्या 0, x पे 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा। अब बाहर इसके तो माइनस था ना, ये माइनस लगाओगे। अब ये देखो 2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और आएगा साइन माइनस का, क्योंकि ये तो प्लस बन गया ना, ये 2 का स्क्वायर है तो ये प्लस बन गया, बट ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस, बट बाहर एक माइनस है तो इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, तो पहले ये 2 का स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से करना, प्लस का 4 अपॉन 2 और ये माइनस, और फिर ये भी माइनस, तो ये प्लस में आया था और 2 माइनस माइनस ये भी प्लस।
सेम ऐसे इसका सॉल्व कर लेना, ये 2 आएगा तो 2 2 जा 4। तो कई बच्चे इसका आंसर 0 भी लिखाते हैं, इसको -2 करके +2, तो ये 0 नहीं होता। ये खुद सोचो, जब आप मॉडुलस का ग्राफ बनाओगे और 0 -2 से 2 पे इसका एरिया निकालोगे तो एरिया एक यहाँ भी आ रहा है और एक एरिया यहाँ भी आ रहा है। अब आप खुद सोचो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 इस वाले ट्रायंगल का, और हाइट इसकी भी कितनी है 2 ही है, तो 2 से 2 कट गया 2 आएगा। ऐसे यहाँ का भी तो 2 ही आएगा, तो इसलिए 2 यहाँ का 2 यहाँ का, ये कटेगा, कैंसिल थोड़ी ना होगा आपस में, तो जुड़ेगा, ये 4 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है इसका आंसर 4। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसमें पूछा है कौन से इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो जब भी डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं तो कैसे करते हैं, आप पहले फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं, उसका dy/dx, फंक्शन का dy/dx निकालते हैं। तो इसका dy/dx करो, x की पावर 3, तो पहले 3 आगे आएगा, x पे एक और कम, 3x का मैंने आपको बताया सिर्फ 3 बचेगा और माइनस का साइन। सिखाया ना डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। अब देखो, जब ये डिफ्रेंशिएशन हो जाए, फिर ये जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है इसे 0 के बराबर रखा करो, dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो ये 0 के बराबर रखोगे तो आप x की वैल्यू निकालोगे। तो देखो पहले इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, फैक्टर करने पड़ेंगे ना। 3 कॉमन ले लो, अंदर x² बचा, इसमें से 1 बचा, इक्वल टू 0। x² - 1 क्या एंटी बन गई, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक तो ये +1 है तो यहाँ आके माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। तो x की 2 वैल्यू ना आप ऐसे अपने इस पे नंबर लाइन पे शो किया करो, -1 से 1, ठीक है। x की वैल्यू -1 से 1, और क्योंकि कोई लिमिट हमें दी नहीं हुई है तो हम ये पूरा रियल नंबर -∞ से ∞ भी बनाएंगे। तो 3 इंटरवल बनेंगे, एक ये वाला -1 से -∞, एक -1 से 1 और एक 1 से ∞, ठीक है। तो जब भी x की वैल्यू आ जाए तो आप इसे यहाँ रखो, और इंटरवल पूरे 3 इंटरवल बनते हैं, क्या पता 3 वैल्यू आए तो 4 इंटरवल बन जाएंगे। अब आपको मैंने सिखा रखा है कि पहले ये वाला इंटरवल का कोई पॉइंट लो, मान लो ये इस वाले इंटरवल पे -1 से -∞ के बीच में -2 आता है। -2 को आप इस पे, ये जो डेरिवेटिव आया ना पूरा डेरिवेटिव, इस पे रखो। तो अगर मैं -2 रखती हूँ तो -2 + 1 माइनस का मिलेगा, है ना। और फिर -2 - 1 ये भी माइनस का ही मिलेगा, -2 + 1 माइनस का 1, -2 - 1 माइनस का 3, तो 2 माइनस माइनस, और ये तो पॉजिटिव ही है, इसको तो पॉजिटिव है, तो 2 माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा आपको, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस मिल जाएगा। यानी इस इंटरवल पे करते हो तो प्लस आता है। अगर इस इंटरवल का कोई भी नंबर लेते हो और इस पे रखते हो तो ये माइनस आ जाएगा, और इस इंटरवल का कोई भी नंबर बीच का लेते हो इस पे रखते हो तो ये प्लस आ जाएगा। अब मेरे को डिक्रीजिंग बोला है तो मुझे डिक्रीजिंग माइनस यहाँ पे है, डिक्रीजिंग मतलब माइनस, तो माइनस किस इंटरवल पे है, यहाँ से यहाँ तक पे आया ना, तो -1 से 1 पे ये डिक्रीजिंग है। और अगर इंक्रीजिंग बोलते तो -1 से -∞ यूनियन 1 से ∞, ठीक है। तो ये तब ये होता है। अभी डिक्रीजिंग है तो सिर्फ माइनस वाला, ये माइनस यहाँ पे आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल लेना था आपको। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो -1 से 1 और -1 इंक्लूडेड भी है। एजर्शन रीजन जल्दी से देख लेते हैं इसके। एजर्शन है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। देखो स्केलर मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स अगर मैं आपको बोलूं तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट मान लो ये 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ऐसा नहीं है कोई पॉसिबल नंबर है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे ना बराबर होते हैं, डायगोनल एलिमेंट सारे बराबर होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल 0 होते हैं। यानी कि डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं ना ये वाले, तो ये स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी याद रखना। स्क्वायर का मतलब जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, जितनी रो उतने ही कॉलम। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये सेम होते हैं, डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में चाहे भले ही डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो, बट डायगोनल ही प्रेजेंट होके बाकी सारे 0 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं। यस, देखो यहाँ डायगोनल प्रेजेंट है, बाकी सारे नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स सारे क्या है डायगोनल है। बट सारे डायगोनल क्या स्केलर हो सकते हैं, डायगोनल स्केलर नहीं होंगे, क्योंकि स्केलर में तो सारे नंबर सेम होने चाहिए थे ना। जो 5 है तो 5 5 5, 4 है तो 4 4 4,
तो सारे डायगोनल स्केलर नहीं हो सकते, हाँ सारे स्केलर क्या हो सकते हैं, डायगोनल हो सकते हैं, तो ये ठीक है, स्केलर सारे डायगोनल हो सकते हैं, तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखो, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, उल्टा बोल दिया इन्होंने, मैंने क्या बोला, डायगोनल में तो डायगोनल एलिमेंट तो में प्रेजेंट होते हैं नंबर, नॉन डायगोनल जीरो होते हैं, जबकि ये बोल रहा है डायगोनल ही जीरो होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट थोड़ा ना जीरो होते हैं, तो ये आपका रीजन फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर है, एजर्शन ठीक रीजन गलत, ऑप्शन सी इसका आंसर है, एजर्शन ठीक रीजन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोमेन ऑफ वाई सेक इनवर्स एक्स इतना होता है और डोमेन ऑफ वाई कॉस इनवर्स एक्स इतना होता है। तो एजर्शन है आपका डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, क्या ये होगा, तो वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, एक्स मतलब सेक इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहे हैं आपसे, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन अगर आपको टेबल आता है तो टेबल वाइज आप बता सकते हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आना चाहिए। तो देखो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, अब देखो यहाँ पे 1 क्लोज ब्रैकेट में होता है ना, 1 किस में होता है, क्लोज ब्रैकेट में, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये होना चाहिए, और कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल पे होना चाहिए। तो अब आपके उसमें देखो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 को ना इन्होंने ओपन इंटरवल पे दे दिया, जबकि 1 आपका क्लोज इंटरवल में होना चाहिए था, तो ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, 1 आपका क्लोज इंटरवल में होना चाहिए था, तो इसलिए ये इसका डोमेन नहीं है, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट दी है ना, 1 को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, जबकि 1 इंक्लूडेड था, अभी मैंने टेबल दिखाया था ना आपको, ये 1 किस में है आपका, क्लोज में, तो इसलिए एक छोटी सी ब्रैकेट की मिस्टेक से बच्चे गलत ना करके आ गए हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है 1 पे, जबकि 1 पे क्लोज आना चाहिए था, इसलिए एजर्शन आपका गलत है, एजर्शन आपका गलत है, एजर्शन आपका गलत है, ठीक है, समझ आ गया क्यों है, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट लगी हुई है, क्लोज लगनी चाहिए थी, बट कॉस इनवर्स का डोमेन ठीक दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है इसमें, तो इट मीन्स रीज़न ठीक है बट एजर्शन गलत है, तो जब एजर्शन गलत हो बट रीज़न सही हो तो इसका आंसर क्या होगा, एजर्शन गलत रीज़न सही, डी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करके क्या पता ए ऑप्शन पे कराए हो, क्योंकि अगर ये ठीक होता, अगर ये ओपन की जगह क्लोज लगा होता तो ये एजर्शन ठीक होता, रीज़न भी ठीक होता,
तब क्या होता, एजर्शन भी ठीक होता, रीजन भी ठीक होता, और इस रीजन के कारण ही तो ये इसका डोमेन, ये कॉज के कारण ही तो इसका डोमेन ये आता ना, कॉज के कारण ही तो ये डोमेन आता, तो फिर आपका रीजन एक्सप्लेन भी करता, तब आपका आंसर ए ऑप्शन होता। तो कंफ्यूजन में बच्चे क्या पता ए ऑप्शन कर रहे हो, बट ध्यान से देखने वाली बात थी, 1 पे आपका ओपन ब्रैकेट था, ओपन इंटरवल था, तो जबकि आपका डोमेन पे कैसा होना चाहिए, सेक के डोमेन पे 1 क्लोज इंटरवल पे होना चाहिए, जिसके कारण एजर्शन गलत हो जाएगा, रीजन सही है, ऑप्शन डी आंसर है। आंसर क्या है क्वेश्चन 20 का, डी ऑप्शन। अगर क्लोज ब्रैकेट होता, क्लोज इंटरवल होता, तब आंसर ए ऑप्शन होता, अभी फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो 20 का आंसर ऑप्शन डी है और 19 का आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, किस किसने ये आंसर्स लिखे हैं उनके बिल्कुल ठीक है। बाकी सेक्शन बी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ज़्यादा, इसके सेक्शन बी को नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी भी हो जाएगा आपका एंड सेक्शन सी भी हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कम से कम 1000 लाइक तो मिलने चाहिए, ताकि आपको कंसेप्ट कराने में मेहनत लगती है, मोटिवेशन मिले, तो इसलिए कम से कम 1000 लाइक मिलने चाहिए वीडियो को। तो इसका सेक्शन बी सी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट इसका जब भी बनेगा उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक चेक कर लेना, तो उसका सेक्शन बी सी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।